ये सवाल मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मुझे किसी ने मॉक इंटरव्यू में पूछा था कि तुमने बीएससी एग्रीकल्चर ही क्यों किया। उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अगर मैं ये सवाल अभी अभी आपसे पूछूं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे पूछूं कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर क्यों चुना, तुम्हारे पास कोई एक ढंग का रीज़न नहीं होगा कि तुमने बीएससी एग्रीकल्चर क्यों चुना। तो भाई मैंने भी एग्रीकल्चर नहीं चुना था, मजबूरी में करना पड़ा। आपको भी मजबूरी में ही करना पड़ा है। अगर आपको कहीं मेडिकल में सिलेक्शन हो जाता, कहीं इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो जाता तो आप भी नहीं करते। लेकिन ये तो उनको बता नहीं सकते कि भाई हमने बीएससी एग्रीकल्चर हमारी मर्जी से नहीं लिया, बल्कि मजबूरी की वजह से लिया है। तो इसके भैया देखो, हर एक के अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा। लेकिन कुछ बनेंगे सर आई वॉन्ट टू बिकम IAS, एग्रीकल्चर से बहुत आसान है कि मैं IAS बन जाऊँ। कोई कहेगा सर आई वॉन्ट टू बी एंटरप्रेन्योर। तो भैया बैंक में क्या कर रहे हो यार, जब तुमको IAS ही बनना था, जब तुमको एंटरप्रेन्योर ही बनना, तो बैंक में क्या कर रहे हो। तो ऐसे जवाब देना टाले, बस बताएं कि सर जब मैं 12th पास करी मैंने, मेरे पे अच्छे ग्रेड्स नहीं थे, मैं मेडिकल के लिए नहीं जा पाया, मैं इंजीनियरिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मैंने एग्रीकल्चर को अपना प्रोफेशन चुना। एग्रीकल्चर एज ए प्रोफेशनल डिग्री को मैंने चुन लिया कि मुझे एग्रीकल्चर में अपना करियर करना है। दूसरा रीज़न आप ये बता सकते हैं कि सर मेरा बैकग्राउंड जो है वो एग्रीकल्चर है, मेरे फादर फार्मर है, मेरी मदर फार्मर है, हमारे यहाँ बहुत खेती है, हम बचपन से खेती करते हैं, बचपन से हम जानवर पालते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं उनसे लगाव है, इसलिए मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया। ये रीज़न एक हो गया। या फिर आप बता सकते हैं कि सर कोई कॉलेज ही अवेलेबल नहीं था, इसलिए बीएससी एग्रीकल्चर करना पड़ा। जो भी रीज़न हो, लेकिन आपको ये बताना है कि सर ये कुछ जेन्युइन रीज़न होते हैं जो आपको बताने ही बताने कि सर मेडिकल के लिए नंबर नहीं लगा, इंजीनियरिंग के लिए नंबर नहीं लगा। भाई मेरा बताओ, सच में मेरे में आए थे, जो हमारी स्टेट की जो CET हुई थी उसमें बहुत कम नंबर आए थे, हालांकि 10-20 नंबर ही कम थे। लेकिन मैंने सोचा एक साल बर्बाद करने से अच्छा चलो बीएससी एग्रीकल्चर ही कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया, RJF हो। हालांकि कभी कभी रिग्रेट होता है, पर जाने दीजिए, छोड़िए। तो देखो यार, इंटरव्यू में जाने से पहले बहुत से लोगों से पूछोगे मतलब कि इंटरव्यू में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो भाई बी पोलाइट, सबसे पहले बी पोलाइट। आप अपने घर में कितने भी 30 मार खान हो, आप अपने गली में, अपने मोहल्ले में कितने भी बड़े दादा हो, कितने भी बड़े डॉन हो, उनको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको वहाँ पे आपकी पोलाइटनेस दिखानी ही दिखानी है। भले ही आपके उनके आंसर्स, उनके बात करने का तरीका या फिर उनका जो मतलब बिहेवियर का तरीका वो पसंद ना आए, आपको पोलाइट ही रहना है। बी पोलाइट, बी काम। आपको वहाँ जाके बिल्कुल हाइपर नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। और भाई सबसे कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बी कॉन्फिडेंट। आपकी बात करने से आपकी जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी कन्वर्सेशन की लैंग्वेज है, उससे आपको कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। चाहे भले आपको कुछ आता हो ना आता हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उनको बंदा कॉन्फिडेंट चाहिए जो कि उनकी हर बात पे बोले हाँ सर हो जाएगा, यस सर। टू बी यस मैन। उनको ना बोलने वाले बंदे नहीं चाहिए। टू बी यस मैन, हाँ सर। उसके बाद भाई ये सबसे बड़ा सवाल है, डेप्ट वेवर यानी कि कर्ज माफ़ी। अब ये पूछा जाता है कि एक बैंकर के हिसाब से, एक फार्मर के हिसाब से कर्ज माफ़ करना सही है या गलत है। देखो, कर्ज माफ़ करना ये अलग विषय है और इसके लिए आप हर एक किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। बैंकर का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, एक फार्मर का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जो लोग टैक्स वगैरह भरते हैं बहुत ज़्यादा, उन लोगों का एक अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, टैक्स पेयर का। तो देखो यार, बैंकर के हिसाब से यह है, देखो पहले फार्मर के पर्सपेक्टिव समझते हैं कि डेप्ट वेवर गुड है कि बैड है। अब मान के चलिए किसान का जो पैसा है उसने लोन लिया, उसको माफ़ कर दिया सरकार ने, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अब किसान के घर में परेशानी है, उसके बेटे की शादी है, लड़के की पढ़ाई है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है, बड़े बुजुर्गों की मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ संभालनी है, ऊपर से इनपुट भी खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, उसको परचेज भी करने हैं। उसके बाद जो खर्चे हैं परिवार के खर्चे वो भी उठाने हैं। तो कहीं ना कहीं लोन माफ़ कर देना फार्मर के हिसाब से सही बात है, उसके लिए वो अच्छी बात है, उसको कुछ राहत मिल जाती है। ये तो हुई फार्मर के हिसाब से। अब बैंकर के हिसाब से,
तो देखो यार, बैंकर के हिसाब से कर्ज माफी ना अच्छी है ना गलत है। अब सही किसानों को कर्ज माफी दी जाए, सही किसानों को यानी कि जिनको सच में ज़्यादा ज़रूरत है, अगर उनको आइडेंटिफाई करके हम कर्ज माफी दे दें तो बैंकर के हिसाब से वो कर्ज माफी सही है। लेकिन हम ऑल ओवर मतलब नॉन सिलेक्शन का क्राइटेरिया अगर लगा दें तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप हर बार कर्ज माफी कर देंगे, हर बार अगर डेप्ट वेवर दे देंगे, वो उसे भरेंगे ही नहीं, वो उसे कहीं से भी मतलब पे नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि डेप्ट वेवर गलत है। अगर नॉन सिलेक्शन का क्राइटेरिया लगाया जाए तो उसके बाद आपसे पूछते हैं कि भैया बताओ ऐसी कोई 3 इनिशिएटिव बताओ जिसने कि फार्मर का इनकम डबल किया है। अब डबलिंग द फार्मर इनकम आया था लगभग 2018-19 में आया था। सरकार में इसने शॉर्टकट तरीके अपना है कि फार्मर का इनकम कैसे डबल किया जाए। अब सबसे पहला शॉर्टकट है पीएम किसान। कोरोना ने अपने आप कर दिया, उसने इतना इन्फ्लेशन बढ़ाया भाई कि सरकार की किसान की जो फसल है उसका तो दाम बढ़ा ही दिया। इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, अगर हम मॉनेटरी टर्म में देखें तो कहीं ना कहीं किसान का जो इनकम है डबल बढ़ा हुआ है। भाई किसान जो 100 रुपये कमाता था अब 200 रुपये कमा रहा है। सही बात, ये बात 100% सही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। लेकिन आप उसे एक्चुअल में देखें, एक्चुअल अगर आप इसे इन्फ्लेशन के साथ मैच करें तो कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन किसानों जो 100 रुपये कमाता था लगभग 140% हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा है। अगर आप देखें कोरोना से पहले इन्फ्लेशन और आपका इन्फ्लेशन 140% बढ़ा है। तो भैया ये जो 100 रुपये थे अब 200 रुपये जो किसान कमा रहा है, कहीं ना कहीं 100 रुपये से भी कम हो जा रहे हैं। उस वक्त के जो 100 रुपये कमाता था ये उससे भी कम हो जा रहे हैं। तो पीएम किसान जो आपको ये बताना है कि सर पीएम किसान है, पीएमएबीवाई है, पीएम केएसवाई कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसके बाद केसीसी जो है, सरकार ने इस तरह की कुछ स्कीम्स हैं जिन पर काम किया है, जिनको इम्प्रूव किया है। हालांकि केसीसी में सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री के लिए, उसके बाद फिशरीज़ के लिए ये प्रावधान किया है कि ये लोग भी लोन के लिए एलिजिबल हैं। अब जब भी आपसे कोई स्कीम के बारे में सवाल किया जाए, जो भी स्कीम हो, सेंट्रली सेक्टर हो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो, आपको ये बताना है कि सर इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पॉन्सर किसने किया है। मतलब किसी भी स्कीम का जवाब आपको कैसे देना है, उसको स्पॉन्सर किया किसने किया है या फिर उसको रन कौन करता है। अब उसके बाद आपको बताना है ईयर, इस ईयर में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद हम बताएंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि पीएम किसान का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी किसानों को लिक्विड मदद, ये कैश में मदद करना, एकदम उनके खाते में कैश देके उनको खेती करने के लिए सपोर्ट करना। मतलब उनको जो एडिशनल इनपुट है, कुछ एडिशनल जो भी उनको खरीदने के लिए जो राशि दी जाती है वो पीएम किसान के द्वारा जाती है। पीएमएबीवाई में हम लोगों का इंश्योरेंस करवाते हैं, लोगों का नहीं, क्रॉप का इंश्योरेंस करवाते हैं, जिससे कि जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स हो जाए, किसान का क्रॉप फेलियर हो जाए, इस स्थिति में हम किसान को कुछ ना कुछ रकम दे सके ताकि वो अगला क्रॉप स्टैंड कर सके। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें कि हम माइक्रो इरिगेशन, वाटर स्टोरेज, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं। केसीसी में हम उनको किसानों को हम क्रेडिट दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, ताकि वो अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अपनी जो खेती है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने में सक्षम हो। अब देखिए, रिजर्व बैंक, आपको जब पूछा था इंटरव्यू में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, शुरुआत यही से करनी है। आरबीआई क्या है, तो आपको शुरुआत यही से करनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, हमारी एक सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, हमारी इंडिया की सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो क्या करती है, स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन रखती है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में। हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, उसमें स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखती है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अब इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। अब आपसे जब भी पूछे हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। उसके बाद आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। हालांकि आपको जब भी पूछे आरबीआई के बारे में, जब भी पूछे, मैं इतने सारे पॉइंट बता दूंगा ना आपको, आप उसमें से कोई भी 3-4 पॉइंट उठाइए और उनको बोल दीजिए। लेकिन हाँ, पॉइंट बोलते वक्त ये जरूर याद रखिएगा कि उसके बारे में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता हो। अब रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, किस पॉइंट के बारे में, वो आपको आगे जाके पता चलेगा।
अब आपको इस्टेब्लिशमेंट की डेट नहीं याद रही, ठीक है, आपको नेशनलाइजेशन की डेट नहीं याद रही, ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो भाई आपको दिमाग में रखने ही रखने हैं। यहाँ डेट गलत हो गई, 1949 डालना था, 1935 हो गया। चलो ये सब बातें होती रहती हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो बात है वो पूछते हैं, भाई बताओ गवर्नर कौन है फिलहाल के। तो गाइस फिलहाल जो गवर्नर है वो श्री शक्तिकांत दास है। अब ये जो है पीएचडी की है इन्होंने हिस्ट्री में, फिर भी हमारे गवर्नर है। उसके बाद गवर्नर के अंडर 4 डिप्टी गवर्नर काम करते हैं। अब जैसे कि जे स्वामीनाथन, टी रविशंकर, एम डी पात्रा और एम के जैन। हालांकि ये कैमरे की वजह से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये जो है मैंने पीपीटी और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में ग्रुप में डाल दिया है। आरबीआई की कुल 5 सब्सिडरीज हैं। डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब बीआरबीएन एनपीएल क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद रेबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद आता है गाइज इफ्टास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? एक सेट ऑफ एक्शन है, एक एक्शन का सेट है जो लिया जाता है किसके लिए? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, सपोर्टिंग सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो इसको कौन लेता है? हमारी सेंट्रल बैंक। हमारी सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। अब देखो यार, कैश रिजर्व रेशो क्या है? इट इज़ अ रेशो ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी टू बी केप्ट अंडर द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच रिसीव बाय बैंक इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ डे और इन अ मंथ, इन अ वीक। जैसा भी हो, जिस बैंक का जैसा सीआरआर हो, लेकिन बैंक को सीआरआर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये होता क्या है? देखो भाई, अब बैंकों को बैंकरप्ट ना होने देने में एसएलआर बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब मान के चलिए किसी बैंक के पास 100 रुपये है, उसमें 4.5 रुपये तो ये ले लिए, तो बचे कितने? तो 95.5 रुपये बचे। उसमें से भी ये 100 में से भी 18 रुपये अब कट जाएंगे। ये बैंकों के पास अपना एसएलआर मेंटेन रहेगा। एसएलआर एक ऐसा रेशो है जिसको बैंक को अपने पास मेंटेन करना होता है, ना कि आरबीआई के पास। फिलहाल का जो हमारा बैंक रेट, जो रेपो रेट है, वो है 6.50%। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई बैंकों को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कर्जा देती है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट। अब आरबीआई कहती है कि बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, किसी बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, आरबीआई कहती है चलो लाओ, वापस लाओ, पैसे वापस करो। अब यही जो डिफरेंस है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच का जो डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जो पैसा आरबीआई बैंकों को देती है वो रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जो पैसा आरबीआई बैंकों से लेती है। सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बैंकर के लिए सबसे बड़ी परेशानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते क्या है जो बैंकर को परेशान करते हैं? इसको हम बैड लोन भी कहते हैं, कि ये ऐसे लोन से, ऐसे एडवांसेस से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे देती है, लेकिन उससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है। हमारे एसेट है वैसे तुम्हारे पास पड़े हुए, तुम हमका ना ब्याज दे रहे हो ना ही कुछ कर रहे हो, तो जनरेट इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है, तो इसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर एनपीए बैंकर की समस्या है तो एक लोन कब एनपीए होता है? तो एक लोन 2 कंडीशन में एनपीए होता है। नहीं, कंडीशन तो एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से। मान के चलिए कोई अगर टर्म लोन है जिसकी ईएमआई बनी हुई है, इंस्टॉलमेंट बनी हुई है, तो उसकी 3 सक्सेसिव आपने इंस्टॉलमेंट नहीं जमा की है। इंस्टॉलमेंट समझते हो? इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो उसने 3 सक्सेसिव दिए ही नहीं, चलो ये लोन एनपीए हो गया आपका। अगर मान के चलिए तो 3 महीने में हो गया, तो ये तो लगभग, अगर ईएमआई बना हुआ है तो आपका ये 90 दिन में होगा। अगर आपका ईएमआई नहीं बना है, समझ रहे मेरी बात को, अगर आपने कोई टर्म या वर्किंग कैपिटल लिया है, कोई भी कैश क्रेडिट लिया है, तो इसको लगता है लगभग 3 सक्सेसिव सीजन। अब केसीसी का जो लोन होता है वो लगभग 3 साल में एनपीए होता है, 3 ईयर लगते हैं उसको एनपीए होने में। If you get in banking, so if there would be any reason you would leave the bank? No, sir. I wish I would make a long career in banking, and I want to go for higher post in bank. I wish I think there is no any reason for leaving a bank. Yes, If you take a promotion as a AFO, do you know what you will become? sir. After joining a bank,
I will be first posted in a scale 1 officer position. Yes, yes. Do you know what is the top position in the bank? I'm not sure. In every bank, there will be MD and CEO. Okay. Yes, sir. सरोज, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप बता रही हैं कि आप एक फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, तो फार्मर्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में? फर्स्ट चैलेंज है कि हमारे यहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल है। 86% फार्मर इसी कैटेगरी के अंदर है। एंड सेकंड की जो मॉनसून है, मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चर है एंड इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है उनके पास। मोस्टली रेनफेड बेस्ड होने की वजह से उन्हें इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है, जिसकी इनकी इनकम भी कम होती है। एंड वो न्यू टेक्नोलॉजी की उनके पास अभी तक अवेयरनेस नहीं आ पाई है और ना ही वे न्यू इंस्ट्रूमेंट खरीद के अपनी खेती कर पाते हैं। और जो हम देखते हैं कि मोस्टली लेबर बेस्ड ही एग्रीकल्चर है अभी तक। लेबर बेस्ड होने की वजह से उनके हार्वेस्टिंग के बाद में जब वे प्रोड्यूस अपना मार्केट में पहुंचाते हैं तब उन्हें सही कीमत नहीं मिल पाती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाते हैं। ओके, तो एज एन एएफओ आप क्या कर सकती हैं ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए? फर्स्ट की जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो जहाँ तक नहीं पहुँच पाई है फार्मर्स तक, मैं कैंप और अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा इन्हें पीएम किसान हो गई, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, जो कि डिफरेंट टाइप की जो स्कीम है उनके बारे में उन्हें बताऊँगी कैंप के द्वारा, फील्ड विजिट के द्वारा। ओके, वेरी गुड। केसीसी के बारे में बताइए। मैम किसान क्रेडिट कार्ड जो कि 1998 के अंदर बनाया गया था, ये स्कीम तब से लॉन्च की गई। इसमें फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है और जितना पैसा उनकी रिक्वायरमेंट रहती है वो उतना निकाल सकते हैं और उसकी कोई ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं, उन्हें जब चाहे वो जितना पैसा निकाले। लेकिन 3 लाख तक की लिमिट है, उसके ऊपर भी उन्हें लोन दे सकते हैं हम। 3 लाख का लेने पे उन्हें मिलेगा 7% की इंटरेस्ट रेट मिलती है और अगर वो ड्यू डेट पे जमा करा लेते हैं तो उन्हें 3% की और सब्सिडी मिलती है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका 7% रहता है। और जब ये लोन ले रहे हैं इसमें वो 10% ये भी है कि वो अपने फैमिली कंजप्शन में भी इसको यूज कर सकते हैं। अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? जो फार्मर्स की डिमांड है उसको गवर्नमेंट ने फुलफिल करना चाहिए या नहीं? यस सर, फार्मर जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, वो मेजरली सर एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा सर जो लखीमपुर में जो फार्मर्स की जो डेथ हुई थी उसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सर वो एम स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन थी सर एमएसपी लागू करने के लिए, उसकी मांग कर रहे हैं सर। तो सर और लोन वेवर की मांग कर रहे हैं सर। लेकिन सर गवर्नमेंट को देना चाहिए या नहीं? क्योंकि फार्मर काफी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? फार्मर्स की डिमांड तो मैं जान चुका हूँ। सर जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं सर, लेकिन वो सभी डिमांड लीगल नहीं है, सही नहीं है। वो जैसे सर लोन वेवर की बात करें तो वो सर कहीं ना कहीं इतना सही नहीं है। इससे सर जो इंडियन इकोनॉमी है इस पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा और सर फार्मर कहीं ना कहीं इस चीज़ के आदी हो जाएंगे कि वो एनपीए सर ज़्यादा करेंगे, कि उन्हें ये रहेगा कि सर लोन वेवर हो जाएगा। यू आर सेइंग दैट फार्मर की जो डिमांड्स है वो थोड़ी कुछ ज्यादा ही है। यस सर। इस मुद्दे पे न्यूट्रल रहिए। इसके बारे में बस इतना जवाब दीजिए कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाएंगी वो सभी के हित में होंगी, बस इतना करके बात को खत्म कर दीजिए। बायस मत होइए इस मुद्दे पे, ना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करिए ना फार्मर को क्रिटिसाइज करिए, ठीक है? आपसे पहला सवाल था कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो भी कॉन्फिडेंट ऑन योर आंसर्स। आपने बताया कि इन्फ्लेशन इज अ राइज इन प्राइस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज नॉट प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज अ जनरल राइज इन प्राइस।